बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की बायो के फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम है जो कि आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है। इस सिस्टम की डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज़ द एयर पैसेज वे एंड द अदर इज़ द लंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर में हम एयर पैसेज वे और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की ब्रीफ फिजियोलॉजी को देखेंगे। तो एयर पैसेज वे को अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास नॉस्ट्रिल्स आ जाते हैं, नेजल कैविटी आ जाती है, नेक्स्ट इज फेरिंक्स, देन लैरिंक्स। ये डायग्राम में आप देखते जाएं। लैरिंक्स के बाद आपके पास ट्रैकिया है। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोनकाई के अंदर, ठीक है जी। और ब्रोनकाई से आगे ब्रोनक्यूल्स, एंड ब्रोनक्यूल्स के बाद आपके पास एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई आ जाते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अब हम इनकी डिटेल्स को देखते हैं। तो आपके पास जो सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज नेजल कैविटी। तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर हमारी बॉडी में दाखिल होती है। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स आर देयर, ठीक है जी। नथनों का एक पेयर मौजूद होता है, वहाँ से एयर बॉडी के अंदर एंटर होती है। अब नेजल कैविटी जो है ना, इट इज़ लाइंड, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद होती है, दैट इज़ नोन एज म्यूकस। तो म्यूकस याद रखिएगा, इट इज़ अ थिक स्टिकी मटेरियल। ये एक थिक स्टिकी सा चिपकने वाला मटेरियल होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इट मॉइस्चर्स द एयर। अब जो एयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नोज के थ्रू एंटर होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोब जहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वहाँ पे माइक्रोब शामिल होते हैं, ठीक है जी। तो अब ये म्यूकस जो है ना, ये उस एयर को थोड़ा सा मॉइस्चर रखता है, यानी ड्राई कंडीशन नेजल कैविटीज़ के अंदर क्रिएट नहीं होने देता। इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि इट एनट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स। हवा के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स, गर्द के मुख्तलिफ छोटे छोटे ज़रात मौजूद होते हैं, वो यहाँ पे आके एनट्रैप हो जाते हैं, इसके साथ चिपक जाते हैं, ताकि एयर फिल्टर होके साफ होके अगले रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाए। ये म्यूकस जो है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के आगे जो हिस्से आ रहे हैं, ट्रैकिया और ब्रोनकाई, उनके अंदर भी ये पाया जाता है। इसके अलावा फिलिएटेड एपिथेलियम की लेयर्स होती हैं नेजल कैविटी वाले रीजन में, दैट कंटेन वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स नोन एज फिलिया। इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर फिलिया की बीटिंग लाइक मूवमेंट्स होती हैं, जो क्या करती हैं कि म्यूकस और जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होती हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके उनको एक्सपेल कर देती हैं। कहाँ एक्सपेल करती हैं, या तो उसको ओरल कैविटी की तरफ धकेल दिया जाता है ताकि वहाँ से खांसी की शक्ल में, कफ की फॉर्म में इन पार्टिकल्स को म्यूकस के साथ बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाए, या इसको निगल लिया जाए, ठीक है जी। आपके नेजल कैविटी के अंदर एक और वेरी स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर आर देयर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं नेजल कैविटी के अंदर, और इनका काम भी बेसिकली क्या होता है, दे फिल्टर द एयर। एयर की फिल्ट्रेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यानी एयर के अंदर अगर माइक्रोब्स या डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं तो उनको फर्दर फिल्टर किया जाता है ताकि एयर बिल्कुल साफ हो के क्लीन फॉर्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम के आगे ट्रांसफ़र की जाए। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो अगला पार्ट है, दैट इज़ नोन एज फेरिंक्स। इसको आप फेरिंक्स का नाम देते हैं, और फेरिंक्स को हम थ्रोट रीजन भी कहते हैं, यानी ये हमारा जो गले वाला आपका हिस्सा होता है ना, ठीक है जी, इसको हम फेरिंक्स कहते हैं। और इसमें याद रखिएगा कि इट इज़ अ मस्क्यूलर रीजन, ये मसल्स का बना हुआ एक मस्क्यूलर रीजन होता है, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के अंदर ये वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी। यानी कि जो आप खाना खाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होती है, उसमें भी फेरिंक्स का रोल होता है। फेरिंक्स ही के जरिए वो मूव करती है, और जब हवा गुजरती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर होता है, तो उसमें भी फेरिंक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक तरफ से इसोफेगस से अटैच होता है, दूसरी तरफ से ये लैरिंक्स के साथ अटैच होता है। अब जो एयर मूव करती है नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी के थ्रू, वो फेरिंक्स में आएगी, और फेरिंक्स से फिर इससे आगे वाला जो रीजन है लैरिंक्स, उसके अंदर आ जाएगी। थर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट जो है, दैट इज नोन एज लैरिंक्स। इसको आप लैरिंक्स का नाम देते हैं, और ये जो लैरिंक्स वाला रीजन है, इट इज़ आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। इसको आप वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं।
ठीक है जी। और ये ट्रैकिया का अपर मोस्ट पार्ट होता है। ये ट्रैकिया जो इससे आगे वाला हिस्सा है इसका आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दैट, ये आप रीजन देख लें, दैट इज नोन एज लैरिंक्स। ये भी कार्टिलेजिनस इन नेचर होता है, यानी ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बना होता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनमें वोकल कार्ड्स हैं। वोकल कार्ड्स जो है ना, दीज आर लोकेटेड विद इन द लैरिंक्स एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया। ये बिल्कुल ट्रैकिया के टॉप पे वाक़ होते हैं। और दीज आर बेसिकली बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू। ये स्मूथ मसल टिश्यू के बने हुए बैंड्स होते हैं। दे वाइब्रेट। अच्छा, वोकल कार्ड्स के अंदर वाइब्रेशन होती है जिसकी मदद से साउंड की प्रोडक्शन होती है। तो इसका मतलब ये है कि साउंड प्रोडक्शन में वोकल कार्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको आप एपिग्लोटिस कहते हैं। ये वो एरिया होता है जहाँ पे वोकल कार्ड्स पाए जाते हैं और यहीं से आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर हो रही होती है। अच्छा, नाउ द ग्लोटिस इज प्रोटेक्टेड और एनक्लोज्ड बाय अ लिड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन नुमा या एक लीफ शेप फ्लैप होती है, कवरिंग होती है। ये भी बेसिकली कार्टिलेजिनस इन नेचर होती है। इसको आप एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ये लीफ शेप स्ट्रक्चर या लिड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ना, इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप एंड लंग्स। आगे मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि ये एपिग्लोटिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप फूड खा रहे होते हैं, आप खाना खा रहे होते हैं, उस वक्त हमारी जो लैरिंक्स वाला या सांस की नाली वाला हिस्सा होता है दैट इज क्लोज बाय द एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस की मदद से उसको बंद कर दिया जाता है ताकि फूड जो है वो ईसोफेगस के रास्ते आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाए, फूड का कोई पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना आए। ठीक है जी। जब आप सांस ले रहे होते हैं ना, ठीक है जी, ब्रीदिंग के टाइम पे ये ग्लोटिस वाला रीजन ओपन होता है, ठीक है जी, और एयर लैरिंक्स के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में से ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। और जब आप खाना खा रहे होते हैं देन ग्लोटिस इज क्लोज्ड बाय एपिग्लोटिस। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज ट्रैकिया। और ट्रैकिया का याद रखिएगा, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसको आप विंड पाइप का नाम भी देते हैं। और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और इट इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये स्पेशल किस्म के कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो कि ये इस वाले रीजन में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। इन सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स से मिल के ये विंड पाइप बनता है। इसको समझने के लिए आप एक और डायग्राम जरा देखें। ये देखिए, ये एक बड़ा सिंपल और इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर ये आप ट्रैकिया वाला रीजन देखें तो इस रीजन के अंदर आपको ये बहुत सारे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स के बैंड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। ये मिलके विंड पाइप वाला रीजन बनाते हैं, दैट इज नोन एज ट्रैकिया। आप ये डायग्राम नोट कर लें, आप अपने पेपर के अंदर ये डायग्राम अलग करके बनाएं तो दैट इज वेरी गुड प्रेजेंटेशन। अच्छा, इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है ट्रैकिया वाले रीजन का कि इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ वाल्व्स ऑफ द ट्यूब। अब जो ट्रैकिया की वाल्व होती हैं ना, उनकी ओवरलैपिंग या उनके आपस में टकराने को रोकने के लिए ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यानी कि इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ओपन फॉर्म में रखा जाता है ताकि इसकी वाल्व आपस में कोलैप्स ना हो, टकराए नहीं, ठीक है जी। एक ओपन पाथ अवेलेबल होगा तो उसमें से इजीली एयर ट्रांसपोर्ट करती जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे ना फर्दर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर डज अकर। ट्रैकिया वाले रीजन के अंदर मजीद जो ना एयर की फिल्ट्रेशन होती है, यानी अगर एयर के अंदर फर्दर कोई छोटा मोटा माइक्रोब या डस्ट पार्टिकल अगर आ गया है तो उसको फर्दर यहाँ पे फिल्टर करके एयर को फर्दर क्लीन करके प्योरीफाई करके आगे लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जी। नेक्स्ट रीजन जो आ जाता है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज ब्रोंकाई, ठीक है जी। और इसमें याद रखिएगा कि ब्रोंकस जो है ना, ये सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल होता है वो ब्रोंकाई होता है। When trachea enters into the lungs, they divide into the two main tubes. जब ट्रैकिया लंग्स के अंदर दाखिल होते हैं ना तो वो आगे फर्दर डिवाइड होके जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर स्प्लिट अप हो जाते हैं, दीज आर नोन एज ब्रोंकाई। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूब्स का नेटवर्क यहाँ पे राइट और लेफ्ट लंग्स दोनों के अंदर आ रहा है, दैट इज नोन एज ब्रोंकाई, ठीक है जी। और ब्रोंकाई जो है ना, देयर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रैकिया। इनकी स्ट्रक्चर
ट्रैकिया से मिलती जुलती होती है, बट देयर डायमीटर इज स्मॉलर देन ट्रैकिया। इनका साइज जो है, इनका डायमीटर जो है वो ट्रैकिया के मुकाबले में छोटा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि राइट ब्रोंकस जो है ना, ब्रोंकस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। यानी जो राइट लंग के अंदर जो ब्रोंकस एंटर होगा उसको आप राइट ब्रोंकस कहेंगे, और जो लेफ्ट लंग के अंदर एंटर होगा उसको आप लेफ्ट ब्रोंकस कहेंगे, ठीक है ना। और राइट ब्रोंकस जो है ना, इट फर्दर डिवाइड ओके, ये तीन मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है जी। और लेफ्ट ब्रोंकस जो है ना, इट फर्दर डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये पेपर में लिखते हुए अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, इसको उलट लिखाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि राइट ब्रोंकस जो है ना वो तीन फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जबकि लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो आगे फर्दर टू ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ये आपको राइट लंग दिखाया गया है, आप इसमें देखें ना तो ये 1, 2 और 3 मेन ब्रांचेस हैं, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर जब ब्रोंकाई आते हैं तो इनकी ये 2 मेन आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, ठीक है जी। अब ये ब्रोंकाई जो है ना, ये लंग्स में एंटर होने के बाद फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, दीज आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स, ठीक है जी। ये आपको नजर आ रही हैं कि ब्रोंकाई जो जिन ट्यूब्स के अंदर फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड और रीडिवाइड हो रहे हैं, इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास लास्ट रीजन आ जाता है एल्यूलर डक्ट्स। ब्रोंकाई जो है ना, ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल एंड फाइन ब्रांचेस, दीज आर नोन एज एल्यूलर डक्ट्स। इनको आप एल्यूलर डक्ट का वर्ड बेसिकली ट्यूब के लिए यूज होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एल्यूलर सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल जो होता है वो एल्यूलाई होता है, ठीक है जी। और ब्रोंक्यूल्स के जो एंड्स होते हैं जो कि फर्दर डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं, दीज आर नोन एज एल्यूलर डक्ट्स। अब एल्यूलर डक्ट्स के एंड के ऊपर वेरी फाइन स्मॉल टाइनी बैलून शेप स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, ठीक है जी। दीज आर नोन एज एल्यूलाई, ठीक है ना। छोटी छोटी बैलून गुब्बारों की तरह की फूली हुई स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, उनको हम एल्यूलाई का नाम देते हैं। एंड दीज एल्यूलाई आर रैप्ड और कवर्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। फिर इन एल्यूलाई के ऊपर पूरे का पूरा ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बिखरा होता है। इसके लिए अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, आप उसमें देखें, उसमें एल्यूलाई को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है जी। ये वाला डायग्राम देखें तो इसमें आपको ये नजर आएंगे कि ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड हुए हैं एल्यूलर डक्ट्स, और उसके एंड्स पे ये जो आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ठीक है जी, दीज आर नोन एज एल्यूलाई। ये आप समझें कि इस तरह का एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है जी, जिसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का पूरे का पूरा एक नेटवर्क बिखरा होता है, ब्लड कैपिलरीज का। और ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्यूलाई एंड ब्लड स्ट्रीम। यानी हमारे ब्लड से अब जो गैसेस का एक्सचेंज होगा उसके अंदर ये एल्यूलाई और ब्लड कैपिलरीज बहुत। तो फंक्शन याद रखिएगा, एल्यूलाई का फंक्शन क्या होता है? टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। अब हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दैट इज अ वेस्ट गैस, ठीक है ना। ये आगे एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म में हम देखेंगे। तो अब दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, दैट इज गिवन टू द ब्लड कैपिलरीज। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज को दे दी जाती है, वहाँ से एल्यूलाई और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता हुआ एक्सपायरेशन का जब मैकेनिज्म होगा, जब आप सांस जिस्म से बाहर लेके आएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगी और एबेंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि लंग्स के अंदर मौजूद होगी वो एल्यूलाई के जरिए कैपिलरीज के अंदर ब्लड कैपिलरीज को दे दी जाती है और वहाँ से फिर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स की ब्रीफ स्ट्रक्चर को देखा है। इसमें मैंने यहाँ पे आपके साथ तमाम इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और आपको की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। अगर आप स्टूडेंट्स ये सारे की पॉइंट्स याद कर लें और इनको आप पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर लें तो ये आपका पूरे का पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। एट लास्ट में हम इस टॉपिक को समराइज करते हैं और इसके तमाम कंपोनेंट्स को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इसके लिए हम एक एनिमेटेड डायग्राम है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, इंशाल्लाह उससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन फंक्शंस में 3 फंक्शन शामिल हैं: ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इनहेल्ड पार्टिकल्स
and exchange of oxygen and carbon dioxide. मेन कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट शामिल हैं? नेजल कैविटी, नोज, ओरल कैविटी, टंग, फेरिंक्स. फेरिंक्स मस्क्यूलर पैसेज है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का हिस्सा है. फेरिंक्स आगे लेरिंक्स और ईसोफेगस आ जाता है. लेरिंक्स को आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. यहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर होता है. ईसोफेगस को खुराक की नाली कहते हैं. आगे लेरिंक्स डिवाइड होकर ट्रैकिया के अंदर तकसीम हो जाता है. ट्रैकिया सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो कि लंग्स के अंदर दाखिल होकर फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं जिनको ब्रोनकाई कहते हैं. ब्रोनकाई फर्दर डिवाइड होके स्मॉलर ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जिनको ब्रॉन्क्यूल्स कहते हैं. ब्रॉन्क्यूल्स एल्यूविलर डक्ट्स और एंड ऑफ एल्यूविलर डक्ट्स एयर सैक्स ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें एल्यूविलाई कहते हैं. और ये एल्यूविलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द ब्लड स्ट्रीम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि इन एल्यूविलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बिखरा होता है. जैसे ही एयर हमारे नेवल कैविटी के थ्रू एंटर होती है हमारे बॉडी के अंदर तो ये लैरिंक्स के थ्रू आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मूव करती है. लैरिंक्स से ट्रैकिया और ट्रैकिया से आगे फिर फर्दर लंग्स में जाती है. लैरिंक्स के स्टार्ट पे एक लिड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस. दिस एपिग्लोटिस plays very important role in the controlling of transport of air. जब फूड पार्टिकल मूव करता है हमारी बॉडी में, जब आप खाना खा रहे होते हैं उस वक्त ग्लोटिस इज क्लोज्ड बाय एपिग्लोटिस ताकि फूड जो है वो ईसोफेगस के रास्ते खुराक की नाली के जरिए मूव करे और सांस की नाली के अंदर फूड दाखिल ना हो सके. This lid-like structure epiglottis is very important. एयर पार्टिकल्स आगे जब लंग्स में दाखिल होते हैं तो वो एंड पे जाके एल्यूविलर डक्ट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है. ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है जो पूरे का पूरा एल्यूलाई के ऊपर फैला होता है और यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्यूलाई. ठीक है जी, ऑक्सीजन चली जाएगी एल्यूलाई के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और एल्यूलाई से ऑक्सीजन चली जाएगी हमारे ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड के अंदर वेस्ट गैसेस के तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी वो एक्सपायरेशन के दौरान बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी. और इस पूरे मैकेनिज्म में एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में एक डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, डायाफ्राम, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स.